वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। बात 10 साल पहले की है। देश की केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का उभार हो रहा था। बीजेपी ने उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर रखा था। उन दिनों एक नौजवान अपने पिता के साथ इस बात पर मशवरा कर रहा था कि आगे कैसे चला जाए। पिता देश के बहुत बड़े राजनेता, 5-5 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रहे और एक पार्टी के मुखिया भी थे। उस नौजवान ने ये सलाह दी कि हम लोगों को नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के साथ चलना चाहिए। चला गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और पिता छठे प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री बने। वो नौजवान पहली बार सांसद बना। पिता आज की तारीख में नहीं है, लेकिन उनकी निजी और सियासी विरासत वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उस विरासत के चिराग को रोशन किए हुए हैं। नाम है चिराग पासवान। आपका इंडियन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़े पिता का बेटा होने का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं और चुनौतियां उससे कहीं ज़्यादा। जी बिल्कुल, वो दबाव होता है। खैर आजकल तो नेपोटिज्म, नेपोकेट कह के उस दबाव को बहुत छोटे स्तर पर दिखाने का प्रयास होता है, पर यकीनन व्हेन यू ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस आपको रियलाइज़ होता है कि एक नेपोकेट होना उतना आसान नहीं हो पाता है कंपेयर टू द जनरल बिलीफ। यकीनन एक बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको शायद ईजी एक एंट्री कहीं पे मिल जाए, पर आपकी काबिलियत ही आपको वहाँ पर बनाए रखती है, जो अपेक्षा आपसे की जाती है। और हम लोग दो धारी तलवार पे चलते हैं। अगर हम लोग अच्छा कर गए तो क्रेडिट हमारा नहीं, भाई उनके बेटे हैं, ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और कहीं कुछ चूक हो गई तो बताओ, पिता इतना बड़ा नाम, बेटे ने उनका नाम खराब कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात भाई, हमारी तुलना भी हमारे अपने ही पिता या माता जिनके भी आप बच्चे हैं उन्हीं से की जाती है, और उन्हीं के सामने आपको छोटा दिखाया जाता है। मेरी तुलना बिहार के किसी और राजनेता से नहीं की जाएगी कि अरे वो देखो ऐसे हैं और चिराग ऐसा कर रहे हैं। मेरी तुलना मेरे ही पिता से की जाएगी कि अरे पासवान जी तो इतने मेहनती थे, चिराग नहीं है। पासवान जी तो इतने मधुरभाषी थे, चिराग नहीं है। पासवान जी तो सबसे सहजता से मिलते थे, चिराग नहीं मिलता। वो इतने मीठे थे, बोलने में इतने प्यारे थे, चिराग एरोगेंट है। तो आपको आपके पिता के सामने ही छोटा दिखाया जाता है, उन्हीं से आपको कंपेयर करके आपको नीचा दिखाया जाता है। तो बट बहरहाल दीज आर द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द प्रोफेशन दैट नहीं, लेकिन आपने साबित किया है कि पिता की विरासत को लेकर के आप आगे बढ़े। मुश्किल दौर भी आया आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी। आप एनडीए से बाहर भी गए, आज की तारीख में एनडीए के साथ आ गए। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने आपको दुलार किया, सीने से लगाया। राजनीति में इस तरह की जो मेलजोल है या स्नेह है, उसके बहुत मायने होते हैं और संकेत भी होते हैं। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मेलजोल होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा मायने या बहुत ज़्यादा संकेत ना निकाले जाएं तो उनकी खूबसूरती ज़्यादा रहती है। ये उन लम्हों में से है भाई, जिस लम्हे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये वही लम्हा है जिसकी दुहाई मैंने पिछले 2-2.5 सालों में दी। इन 2-2.5 सालों में मुझ पे तंज कसे गए, तरह तरह की बातें कही गई कि बड़ा अपने आप को हनुमान कहता था, क्या हुआ, ये हो गया, घर परिवार पार्टी, तमाम तरीके की बातें। और उसके बाद मुझ पे ये दबाव कि क्यों नहीं मैं अभी तक प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं कुछ बोलता हूँ। ये उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये रिश्ता एक अलग है मेरे प्रधानमंत्री से। जो व्यक्तिगत संबंध जिस तरीके से उन्होंने मेरे पिता के मेरे सबसे जीवन के कठिन समय में, जब मेरे पिता अस्पताल में थे, जिस तरीके से एक परिवार का सदस्य बनकर उन्होंने मेरे परिवार का ध्यान रखा, मेरे पिता के इलाज को लेकर वो चिंतित रहे। दिन में 2-2 बार डायरेक्टली मुझे मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन करना, बातचीत करना, ना सिर्फ पापा के स्वास्थ्य की जानकारी लेना बल्कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं ये तक वो मुझे बताते थे। तो वो रिश्ता बहुत अलग था। और जस्ट बिकॉज कि भाई मैं उस वक्त अलायंस से अलग हुआ, क्योंकि चुनाव, अलायंस से अलग होना और मेरे पिता का निधन, ये तीनों चीज़ें एक ही समय पर हुई थी। तो मैं कैसे उस वक्त तुरंत अलायंस से अलग होकर मैं मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने लगता जस्ट बिकॉज कि मैं अब उस अलायंस का हिस्सा नहीं हूँ। मैं बहुत नाशुक्रा होता अगर मैं ये चीज़ें करता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अभी कुछ दिनों पहले तक मेरे साथ दिन रात खड़े रहे हैं। और इसीलिए मैंने हमेशा उस संबंध की मैंने मर्यादा रखी, मेरे प्रधानमंत्री ने भी
हमेशा उस व्यक्तिगत रिश्ते की उन्होंने मर्यादा रखी और मुझे लगता है सिर्फ उसी की एक छोटी सी झलक उस मुलाकात में हम लोग को देखने को मिली। तो बिना इसके कोई राजनीतिक मायने लगाए इस तस्वीर की खूबसूरती तब तक है जब तक हम इसको राजनीति से ना जुड़ें। उस बैठक में आपके चचा भी थे जी आपने उनके पाँव छुए शिष्टाचार बस आप कहें कि जो कि संस्कार है जी लेकिन राजनीति में कुछ चीज़ें होती हैं जो शिष्टाचार से संस्कार से या निजी रिश्तों से नहीं चलती हैं उसके अपने आंकड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके चचा के साथ आपका मेल जोल या फिर दोनों धड़े जो हैं वो फिर से एक हो सकते हैं? मैं पुनः दोहराऊंगा कि उस लम्हे की भी खूबसूरती सिर्फ उसको उस लम्हे तक ही छोड़ दिया जाए तभी तक है। जैसे उसको राजनीति से जोड़ा जाएगा या किसी और आयाम में उसको लेके जाया जाएगा कि क्या इसके मायने ये निकल सकते हैं, क्या दोनों एक हो सकते हैं, मुझे लगता है फिर वो पल भी अपने इमोशंस को वो लूज़ कर देगा। वो एक बहुत नेचुरल इमोशन था, बचपन से मुझे सिखाया गया है, चाचा हैं पाँव छुओ आशीर्वाद लो, बड़े हैं बड़ों के पाँव छुओ। तो ऐसे ही जैसे ही मैंने उन्हें देखा मेरे दिमाग में एक बार कोई थॉट भी नहीं आया, ना मैंने कुछ कैलकुलेट किया, ना कुछ सोचा ना समझा, वो दिखे सामने, मैं उतनी सहजता से गया, उनके मैंने पाँव छुए, उन्होंने भी मुझे गले से लगाया और बस सिर्फ वहीं तक। पर अब इसके ये मायने निकाले जाएं कि क्या हम दोनों एक हो रहे हैं। देखिए मैंने हमेशा इस बात को कहा, मैं जिस परिवार से आता हूँ भाई, मेरे परिवार के बड़े ही ये तमाम फैसले लेते हैं। परिवार से अलग होने का भी फैसला उन्हीं का था मेरे पिता के निधन के बाद, वही अलग हुए परिवार से, पार्टी को उन्होंने अलग किया और आज परिवार एक होगा, पार्टी एक होगी कि नहीं, ये फैसला भी उन्हीं को ही लेना है। पर मुझे लगता है वो फैसला ले चुके हैं, कई मंचों से वो इस बात को कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा लेकिन पर चिराग से कोई नहीं जा समझौता सकता। नहीं होगा। तो मुझे लगता है वो फैसला ले चुके हैं। फिर चूंकि मैं फिर से कहता हूँ राजनीति सत्ता उसके अपने सिद्धांत हैं और संबंधों के अपने नियम कायदे होते हैं। आपने मान लिया कि चचा के साथ संबंध नहीं चल सकते हैं राजनीति में, निजी तौर पर चल सकते हैं, लेकिन एनडीए के भीतर चिराग पासवान को भी बीजेपी को सीटें देनी हैं और आपके चचा को भी देनी है। आप अपने लिए कितनी सीटें चाहते हैं? भाई मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी संख्या का जिक्र सार्वजनिक तौर पे करूं, क्योंकि ये गठबंधन के भीतर हुई बातचीत है और मेरा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बट भारतीय जनता पार्टी का अलायंस कई और दलों के साथ है। तो मेरे लिए इट विल बी वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट कि मैं अपनी साइड की कोई भी चर्चा जो बंद कमरे में हुई है उसको समय से पहले उसका खुलासा करूं। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि जो मेरी अपेक्षाएं थीं या जो मेरी चिंताएं थीं उनको पूर्णतः उनको सम्मान दिया गया है। जी। मैं हाजीपुर पे आता हूँ, बार बार ये सवाल आपके सामने आता है इसलिए कि आपके पिता की जो सियासी विरासत है वहीं से चलती है जी। और आप चाहते हैं कि हाजीपुर की सीट आप रखें, वो सीट आपके चचा के पास है। हाजीपुर आपके पास या आपके चचा के पास? पुनः इसका मैं वही जवाब दूंगा, गठबंधन के भीतर की बातचीत है। बट हाँ, दावा उनका भी सही है, गलत नहीं, मैं मानता हूँ उनको भी। वर्तमान सांसद हैं वो, यकीनन उनकी दावेदारी बनती है। पर हाँ, मेरे लिए वो एक सीट से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मेरी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, मेरे इमोशंस, मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया। बचपन से जब से होश संभाला पिताजी को हाजीपुर का सांसद, हाजीपुर से मंत्री, विनिंग बाय द हाईएस्ट मार्जिन, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम हाजीपुर की वजह से, यही सब मैंने सुना है। तो हाजीपुर मतलब मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मेरे पिता को बनाने वाला हाजीपुर है, हाजीपुर के लोग हैं। तो ऐसे में एक पुत्र होने के नाते भी मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पिता के निधन के बाद उनके ना रहने पर उनके तमाम अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूं, जिसमें से यकीनन हाजीपुर है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। हाजीपुर को लेकर के चिराग पासवान ने अपनी राय बिल्कुल साफ कर दी है कि हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी ही लड़ेगी। एनडीए बिहार में कई दल अब साथ आ गए हैं, आप भी साथ हैं। आपके अपोजिशन में नीतीश कुमार ने एक अलग तरह का गठबंधन तैयार किया, उनकी अगुवाई में वो गठबंधन शुरू हुआ जिसका नाम इंडिया दिया गया है। मैं सिर्फ बिहार की बात अभी आपसे कर रहा हूँ। जो एनडीए है बिहार का और जो इंडिया है बिहार का, इन दोनों का मुकाबला 2024 में होता है, तो चिराग पासवान इस लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं? वेल, आई विल नॉट से इट बिकॉज कि मैं इस अलायंस का हिस्सा हूँ,
बल्कि हकीकत है आज की तारीख में, मतलब मैं बोलूँगा तो लगेगा कि अब मैं अलायंस में आ गया इसलिए मैं एनडीए को ज़्यादा मजबूत कह रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे, बट दिस इज़ अ फैक्ट। आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो आक्रोश है भाई, खैर उस आक्रोश को हम लोगों ने 2020 में भी हम लोगों ने देखा था। अगर 2000 कुछ भी था, 2020 में बिहार की जनता ने कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए तो नहीं चुना था। अगर चुनते तो आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव नहीं हारते, वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बनते। तो बिहार की जनता ने तो 2020 में ही उनको नकार दिया था। अब किसी के सहारे पहले वो मुख्यमंत्री बने, अब किसी और के सहारे वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पर अपने बूते बिहार की जनता उनको पहले ही नकार चुकी है। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि मैं बिहार के हर एक जिला छोड़ दीजिए, प्रखंड और पंचायत छोड़ दीजिए, हर एक गांव तक मैं जाने का मैं काम कर रहा हूँ। वो आक्रोश मैंने देखा है लोगों के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ। भाई जो मुख्यमंत्री 18 साल से मुख्यमंत्री हों और उनके राज्य में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऐसे हालात हों, जिन्होंने 2005 में कहा था कि मेरा सपना है कि जितने पलायन किए हुए लोग हैं उन सबको मैं बिहार वापस लेकर आऊँ, जो मुख्यमंत्री 18 सालों में अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, वो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे। तो इस बात का आक्रोश बिहार की जनता में दिखाई देता है। बिहार के लोग आज की तारीख में, सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया कि लोग जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश के बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है। तो लोग इस बात से आक्रोशित हैं कि भाई अगर दूसरे राज्यों में आज़ादी के 75 साल में अगर दिल्ली, बम्बई जैसे चमचमाते शहर बन सकते हैं तो बिहार प्रदेश वैसा क्यों नहीं बन सकता? क्यों आज भी शिक्षा रोजगार के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है? तो ये आक्रोश बहुत बड़ा कारण है कि जिस भी अलायंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे वो अलायंस हारेगा ही हारेगा। और इसको मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, आप तीनों उपचुनाव को आप देख लें बिहार में अभी जो हुए थे, कुर्नी का हो, गोपालगंज का हो, या फॉर दैट मैटर इवन मोकामा का हो। मोकामा में जिस तरीके की लीड की अपेक्षा विपक्ष रख रहा था वो लीड तो नहीं मिली। और 2015 में नीतीश कुमार जी को 40,000 वोट आए थे, वो 40,000 वोट तो ऐड होने चाहिए थे ना इनके प्रत्याशी में। ऐड होना तो दूर की बात है, 1,000 वोट उनके प्रत्याशी का कम ही हो गया। लेकिन 2020 में तो आपने उनका बहुत नुकसान कर दिया ना, 28 सीटें तो आपके चलते हो। बिल्कुल मैंने किया है और मुझे खुशी है इस बात की। जब आपका इतना प्रेम क्यों है नीतीश कुमार? वहाँ लालू प्रसाद यादव भी हैं, तेजस्वी भी हैं, लेकिन आपकी जुबान जो है ना बस एक लय चलती है। क्योंकि नीति निर्धारक भाई वही रहे हैं। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री इस बीच में कितने बदले, मैं कितनों को दोष दूंगा? उप मुख्यमंत्री तो बदलते गए पर मुख्यमंत्री तो वहीं के वहीं रहे। और जो भी मुख्यमंत्री जी को जानता है वो जानता है कि भैया सिंगल मैन आर्मी है, यही अकेले नीति बनाते हैं। इनके मंत्री और वो तो भूल जाइए, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलता कि ये क्या नीति बनाने वाले हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री इतना डोमिनेट करके काम करते हों तो जो उस कुर्सी पे होगा सवाल उसी से ही बनेगा। और मैं सिर्फ इनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत कौन सी इन्होंने मेरी ज़मीन लेके रखी हुई है कि मैं इनसे लड़ाई लड़ूँ? मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत, जब मिलते हैं पहुँच छूकर इनका आशीर्वाद करता हूँ। मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं, उनके साथी रहे, उनके सहयोगी रहे, तो वो आदर सम्मान उनके लिए मेरे मन में ज़रूर है उस नाते। पर बिहार में नीति, भाई बिहार का सरकारी एजेंडा नली गली बनाना नहीं हो सकता। फॉर दैट मैटर किसी राज्य का नहीं हो सकता। आप सरकारी एजेंडा, गवर्नमेंट एजेंडा आपका नली गली है, नल जल पहुंचाना, ये सरकार, ये तो बेसिक नीड्स हैं। इसको तो बाय डिफॉल्ट आपको करना है, किसी भी सरकार को करना है। आपके एजेंडे में आईटी सेक्टर कैसे आए उसकी चर्चा होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को लेकर होना चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। कृषि प्रधान प्रदेश है, बाढ़ सुखाड़ की स्थायी समस्या का समाधान होना चाहिए। क्यों मेरे बच्चे आज भी कोटा जाते हैं? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये जगहों को क्यों नहीं एजुकेशनल हब बनाया जा सकता? इसकी बात होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा बेहतर होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री खुद अपने मोतियाबिंद का इलाज कराने 1000 किलोमीटर की यात्रा अपनी चार्टर फ्लाइट से करके आते हों, उनके प्रदेश में स्वास्थ्य के हालात और कैसे होंगे? आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिहार के विकास का जो रोड मैप है आपने रख रखा है, और अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो शायद विकास की, बिहार की बेहतरी हो सकती है। आपके पिताजी के बाद भी याद आ रहे हैं, उनसे पूछा गया था कि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के तो आप कैसा महसूस होगा आपको? तो उन्होंने कहा था कि कौन पिता नहीं चाहता है कि बेटा मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान का बिहार को लेकर के मकसद क्या है? भाई मैं एक विजन, जो आपने अभी जिक्र किया कि आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसा आपने पूरा रोड मैप, मैंने किया है और मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया है। मैं, मेरी पूरी टीम ने, जिसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, लीगल टीम के लोग हैं, आईटी टीम से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने बैठ के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हमने ड्राफ्ट किया है। और ये एक ऐसा विजन है जो सही में विकसित बिहार की नींव को रख सकता है, उसके निर्माण
कि हम लोग शुरुआत कर सकते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो मेरा एब्सोल्यूट फोकस उसी दिशा में है कि किसी भी तरीके से 2020 में भी मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को 7 निश्चय के साथ आप जोड़ दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ में आऊँगा। पर मैं आपके 7 निश्चय पे भरोसा नहीं करता, वो बिहार के विकास का मॉडल नहीं है, वो गलत नीति है। आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को आप सम्मान देंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस पर काम हो। तो आने वाले दिनों में मेरा लक्ष्य बस यही है कि किसी भी तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारा जाए ताकि विकसित बिहार के निर्माण की दिशा में हम लोग काम अब शुरू करें। जब वक्त बदलता है तो इंसान के आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं और ये समय का चक्र है। Who knows better than me? इसलिए मैंने आपका जिक्र किया। अभी खबरें कई दिनों से चलती रहती हैं कि जो आपके चचा के पास सांसद हैं उसमें से कुछ जो हैं वो आपसे चोरी चुपके मिलते हैं, कुछ तो अब खुल करके भी मिलने लगे हैं। खासकर 2 लोगों का जिक्र मैं करूँगा, वीणा देवी का, महबूब कैसर का। अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो क्या इन दोनों लोगों को अपनी पार्टी से टिकट देंगे? भाई ये आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता है। बट ये जो 2 नाम आपने लिए, और मुझे नहीं पता कि ये दोनों इच्छा रख रहे हैं मेरी पार्टी से चुनाव लड़ने की नहीं, या किसी और गठबंधन की तरफ। देखिए इतना तो इन लोगों मुलाकातें आपसे हुई हैं तो उन्होंने कुछ कहा तो होगा ही। इतना ज़रूर है कि मौजूदा जिस दल में है उस दल में इनको अपना भविष्य तो नहीं दिख रहा, जहाँ उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपनी सीट के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ऐसे में दूसरे की सीट पे शंकाएं सबको है और स्वाभाविक है कि ये लोग वर्तमान सांसद हैं, इनको भी चिंताएं हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये उनके साथ कितने कंफर्टेबल हैं कंटिन्यू करने के लिए। बट हाँ, मेरे व्यक्तिगत संबंध अपने पिता से ही मैंने सीखा है, अक्रॉस द पार्टी लाइंस मेरे अच्छे रहे हैं। वीणा जी कैसर साहब उन्हीं में से एक हैं और बल्कि आई गिव इट टू देम कि जब ये अलग भी हुए तब भी इन्होंने मेरे परिवार, मेरी पार्टी के बारे में कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, बनस्पत बाकियों ने जिन्होंने खुलकर हम लोगों के ऊपर वार प्रहार सब किए। बट मुझे लगता है अभी समय है इनकी भी इच्छा को खुलकर सामने आने के लिए कि ये कहाँ से लड़ना चाहते हैं, और पार्टी का संसदीय बोर्ड फिर फैसला करेगा अंतिम। कई हलकों में इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान का जो कॉन्फिडेंस है और अब जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, बोलते हैं, उसका कारण ये है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ जब उनकी बैठक हुई तो एक तरीके से उनको गो अहेड दे दिया गया कि अब रामविलास पासवान की विरासत और बाकी जो कुछ भी है वो आपके साथ ही है और हम आपके साथ हैं। विरासत जनता तय करती है और ये नहीं, मैं चचा के लिहाज से कर रहा हूँ, जो लड़ाई परिवार के भीतर है। देखिए भाई बंद कमरे के भीतर की बातचीत है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी करूँगा नहीं। बस मैं इतना बोलूँगा कि ऑफकोर्स मेरी चिंताएं थीं, जिनको कई बार शर्तों का नाम दिया गया कि मैंने शर्तें रखी हैं। शर्तें नहीं थी बट ऑफकोर्स मेरी चिंताएं थी। भाई मैंने धोखे खाए हैं ज़िंदगी में, तो मैं ज़रूर किसी गठबंधन में जाने से पहले अपनी उन तमाम चिंताओं को मैं दूर करना चाहूँगा। बहुत एमिकेबली बैठ के चर्चाएं हुई, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक हम लोग की बातचीत हुई और यकीनन एनडीए की मजबूती की ओर अब हम सब मिलके कार्य करने के लिए एकदम तैयार है। बिहार आपकी ज़मीन है और वहीं से आपकी राजनीति जो है दिल्ली तक आती है, इसलिए एक सवाल आखिरी बिहार के लिए। तेजस्वी यादव आप बार बार कहते हैं कि छोटे भाई हैं मेरे, रिश्ता अच्छा है क्योंकि पिता के साथ ही परिवार का रिश्ता रहा है। एनडीए को लेकर के बार बार कहते हैं कि इस बार मुद्दा होगा मोदी नहीं, इस बार इंडिया होगा एनडीए नहीं। चिराग पासवान क्या कहते हैं? भाई पहली बात तो मुझे ये इंडिया उससे बहुत एतराज़ है। क्यों? आप मेरे देश के नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर सकते, ये सरासर गलत है। मतलब मुझे नहीं पता किसने इस नाम का सुझाव दिया नहीं दिया, पर आप कैसे गठबंधन का नाम, कैसे आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए आप मेरे देश के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे देश का नाम मेरा स्वाभिमान है, मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है, और आप उसको एक गठबंधन का नाम ले रहे हैं। भाई कल को आपके चैनल पे जब ओपिनियन पोल्स आएंगे, एग्जिट पोल आएंगे, तो उसमें आप क्या बोलेंगे कि इंडिया इतने से पिछड़ रहा है या इंडिया हार गया, जो कि स्वाभाविक है। मैं दोहराता हूँ, इस गठबंधन में हूँ इसलिए नहीं, पर क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री के सामने आज की तारीख में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इस अलायंस को हरा सके। तो ऐसे में जब आप उस अलायंस का नाम आप इंडिया रखते हैं तो आप मेरे देश और देशवासियों की भावनाओं से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत है। तो ऐसे में पहले तो मैं सिर्फ उसको विपक्षी दलों का एक गठबंधन बोलूँगा। इंडिया नाम से मुझे ऐतराज़ है और उस ऐतराज़ को मैं प्रमुखता से हर मंच से मैं दर्ज कराऊँगा।
बट ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है और एनडीए, जितनी सहजता इधर दिखती है, उस दिन भी आपने एनडीए की बैठक देखी, एक मंच पर सारे एक साथ फोटो, बातचीत, खाना सब अच्छे से हुआ। पर वहीं आप दूसरी तरफ इनकी बैठकों को आप देखिए, पटना में जाते हैं तो वहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं तो कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाते हैं। और जब आपको एक मंच पर एक साथ 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई दें, तो उनमें से उस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? जो लोग अभी तक एजेंडा तय नहीं कर पाए, भाई मोदी विरोध के अलावा मुझे बताइए ना इनका एजेंडा क्या है। आज तक इन्होंने एक विजन अपना सामने नहीं दिया। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कैसे आप उसको दूर करेंगे? व्हाट इज योर विजन? आई वांट टू नो एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप महंगाई की बात करते हैं, व्हाट इज योर विजन? आप मुझे बताएं। तो जिनके पास कोई विजन नहीं हो, जिनके पास कोई एजेंडा जो 2-2, 3-3 बैठकों में अभी तक तय नहीं कर पाए, और लीस्ट ऑफ ऑल कोई जो अपना संयोजक तय नहीं कर पाए हो, अगली बैठक में हो जाएगा। ये पिछली 2 बैठक से सुन रहे हैं भाई हम लोग को बिहार में था कि भाई मुख्यमंत्री जी ने बुलाया इसीलिए कि अपने गृह राज्य में वो अपनी घोषणा करवाएंगे, फिर बेंगलुरु में करवाएंगे। बेंगलुरु में तो तस्वीरें उनकी पोस्टर से भी गायब थी। एनीवेज दैट्स नॉट माय चिंता का विषय। बट जो लोग अभी सामंजस्य पे ही नहीं आ पाए कि कैसे वो लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो कैसे हराएंगे? और जिस मुद्दे की बात हो रही है, मुद्दा ही तो नहीं है इनके पास। मोदी विरोध मुद्दा नहीं हो सकता, सिर्फ एक व्यक्ति को हराना देश का मुद्दा नहीं हो सकता। आपकी एक तारीफ मैं करना चाहता हूँ। आप ज़ुबान के बड़े सधे और बहुत बढ़िया बोलते हैं। थैंक यू। आपके दौर के बहुत कम लोग हैं, मैंने कभी आपके दौर के लोगों में इस तरह की बात नहीं पाई है जो मैंने भी आप में महसूस की है हमेशा। मैं कुछ बड़े मसलों पर आता हूँ देश के। मणिपुर में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ, घृणास्पद है, विभत्स है। उसको लेकर के संसद में हंगामा है, चूँकि आप भी संसद में जाते हैं, आप संसद सदस्य हैं। मणिपुर के मामले पर चिराग पासवान व्यक्तिगत तौर पर क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पर भी और अधिकृत तौर पर मेरी पार्टी की भी तरफ से, क्योंकि वहाँ सरकार बीजेपी। जी नहीं, इसीलिए मैं अपनी पार्टी की भी तरफ से मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। ये जो घटना है, इससे ज़्यादा निंदनीय, शर्मनाक, घृणित, अक्षम्य अपराध है ये। और मैं अपनी सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्रेसिडेंस यहाँ से सेट होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले उसकी रूह कांपे, क्योंकि ये जितना जघन्य अपराध है, इसकी शायद शब्दों में इसकी निंदा करना भी संभवतः संभव नहीं है। पर ऐसे में मैं इस बात को भी मैं मेंशन करूँगा कि केंद्र सरकार भी उतनी तत्परता से, भाजपा की भी वहाँ पे सरकार है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने खुद हस्तक्षेप कर पहले ही कहा था कि मणिपुर के विषय पर हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। अब भाई देखिए, इस बात पे इशू तो है ना, आज जब संसद तैयार है चर्चा करने के लिए, आज जब देश के रक्षा मंत्री ने वहाँ पे खड़े होकर पुनः ये बयान दिया, और पार्टी मीटिंग में भी कहा गया था, पुनः उन्होंने बयान दिया कि आप चर्चा कीजिए ना। यही तो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चर्चा करके, जहाँ से वो निष्कर्ष निकलेगा कि भाई क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। तो क्यों नहीं आप सदन को चलने देते, क्यों नहीं आप चर्चा करते? बल्कि वो चर्चा आपके लिए प्लेटफॉर्म है, आप बताइए वहाँ पे और क्या क्या हो रहा है, और सरकार भी सुने कि हम दोनों के लक्ष्य तो सेम है भाई। सरकार ऐसा तो नहीं चाहती कि वो किसी को छुपाना चाहे या किसी को बचाना चाहे। दोषियों पे कार्रवाई सरकार भी करना चाहती है, विपक्ष भी वही मांग कर रही है। तो जब हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग चर्चा करके आज ही हम लोग चर्चा कर लेते, आज ही हो जाती, शाम तक सारा मैटर क्लियर होता, सरकार भी जवाब देती, कार्रवाई पे लगते। पर आपने सदन को आपने चलने नहीं दिया। तो दर्शाता है ना कि राजनीति आप कर रहे हैं। मेरा एक वाजिब सा सवाल है जी, संगीन भी है। एक सरकार वहाँ है, प्रशासन है, 80 दिनों से हिंसा चल रही है, मई की घटना है, 47 दिन बाद FIR दर्ज होती है, 75-70 दिन के बाद गिरफ्तारी होती है। चिराग पासवान को लगता है कि सरकार और पुलिस इन दोनों की नाकामी है। भाई अगर कहीं पे भी फेलियर है तो उस बात को भी अंकित करना चाहिए और उस बात को भी चिन्हित करना चाहिए। इवन इफ इट्स द फॉल्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, बट दैट विल बी एड्रेस्ड ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव अ थरो डिस्कशन ओवर इट। जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, जब तक बातचीत दोनों पक्षों की नहीं सामने आएगी, विपक्ष के पास संभवतः कई ऐसी जानकारियां होंगी जो हो सकता है कि शायद उन्हीं के पास हो, सत्ता पक्ष के पास नहीं हो, तो कहाँ पे उसकी चर्चा होगी भाई? ये सदन ही है ना। आपको सरकार की बर्खास्ती की वहाँ पे मांग करनी है, आपको वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को फेलियर बताना है, जो भी करना है, जो मंच है उस मंच का तो आप उपयोग कीजिए। अगर आप उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे भाई, आज
एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं भी तो सुनना चाहता हूँ कि मेरी सरकार, आज मैं गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को सुनना चाहता था, हेडफोन लगाने के बावजूद सदन के अंदर शोर हंगामा इतना था कि आप वो क्या बोल रहे थे आपको सुना ही नहीं दिया। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम लोग हल कैसे निकाल पाएंगे? और ऐसा तो नहीं है भाई कोई भी सरकार अपने राज्य में चाहेगी कि हिंसा हो, प्रयास हर कोई कर रहा है, बट कहाँ पे चूक हो रही है ये तो चर्चा करके ही पता चलेगा ना। दूसरा बड़ा मसला है कि देश में चर्चा है जी। एक सीमा हैदर नाम की महिला पाकिस्तान से आई, हिंदुस्तान आई, वो सचिन नाम के एक आदमी के साथ शादी करके यहाँ रहने लगी हैं कथित तौर पर, उनके 4 बच्चे भी हैं। देश में बवाल इस बात को लेकर के है कि सीमा हैदर जासूस है या सीमा हैदर मोहब्बत में यहाँ आई है। अब जासूस को लेकर के जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन एक धड़ा इस देश में ऐसा है जो मानता है कि अगर जासूस सीमा हैदर नहीं है तो सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहने और जिस आदमी की खातिर आई हैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक बनता है। भाई मैं कोई भी नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी अधिकृत है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला और इसमें कोई भी हल्की बयानबाजी कहीं से भी कबूल नहीं की जा सकती जब तक जांच एजेंसी थरो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती। मुझे नहीं पता कि वो सही है, मुझे नहीं पता वो गलत है। मैं नहीं कहूँगा कि उनको सही मान के रहने दिया जाए, मैं नहीं कहूँगा गलत मान के उनको सज़ा दी जाए। ये जांच एजेंसियों का काम है। ये कैमरे पे बैठ के या हम लोग बंद कमरे में चर्चा करके ना उनको निर्दोष बता सकते हैं ना उनको दोषी करार दे सकते हैं। अब ये इंटरव्यू का आखिरी हिस्सा है और रैपिड फायर का मामला है। चिराग पासवान की पसंदीदा जगह जहाँ जाना चाहते हैं बार बार? घर भाई, घर से ज़्यादा पसंदीदा जगह कोई नहीं। मुझे घूमने फिरने का शौक़ नहीं है, साइट सीइंग का मुझे शौक़ नहीं है। सो आई जस्ट लाइक टू कम बैक टू होम। घर आना, मम्मी सिस्टर उन अपने भांजे भांजियों के साथ बैठकर टीवी देखना, दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस। खाने में क्या पसंद है? दाल चावल, रहर की दाल चावल और आम का अचार। चिराग पासवान के लिए राजनीति का मतलब क्या, मकसद क्या राजनीति का? बहुत क्लीशे साउंड करेगा जब मैं जनसेवा बोलता हूँ, बट भाई मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ मैंने सब चीज़ें देखी हैं। तो कुछ पाने की चाहत नहीं है, सिर्फ दूसरों के लिए करने की चाहत है। और जैसा मैंने जिक्र किया, मैंने वो परिस्थितियाँ देखी हैं जहाँ दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित होते हुए देखा है। मेरे बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज क्या परिस्थितियाँ हुई कि भाई बिहारी शब्द बदनाम हो रहा है। तो बस सिर्फ चाहत ये है कि अपने बिहार के खोए हुए गौरव, खोए हुए स्वाभिमान को वापस लेकर आऊँ। पसंदीदा राजनेता? I can't look beyond my father, to be very honest. मतलब he's been like an institution for me, so I can't look beyond him. पसंदीदा एक्टर? एक्टर फिल्में देखने का भाई बहुत ज़्यादा समय मिलता नहीं, बट आई थिंक रणवीर सिंह he's done some very good work. पसंदीदा सिंगर? म्यूजिक का मुझे शौक बहुत है। कम है? नहीं है, सुनता हूँ, काफ़ी म्यूजिक सुनता हूँ। दैट आई विल गिव इट टू उदित जी। उदित नारायण जी। शादी कब? इसका कोई जवाब नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो राहुल गांधी के रास्ते पर चलने का इरादा है? आई हैव नो आइडिया, बट यस, सम ऑफ जो लोग सिंगल रहे हैं दे हैव डन प्रीटी वेल इन पॉलिटिक्स। कई ऐसे उदाहरण हैं। तो अगर वो भी रहा तो कोई गिला नहीं। मम्मी मान जाएंगी? बहुत मुश्किल है। एक इशारा इस बात का है कि मम्मी नहीं मानेंगी, शादी तो होगी, वक्त तय नहीं है। 2-3 बातें हैं। हाजीपुर की सीट चिराग पासवान नहीं छोड़ेंगे, हाजीपुर की सीट लड़ेंगे, एनडीए के साथ हैं, मजबूती से हैं और बिहार में एनडीए के जीतने की पूरी उम्मीद आपको है, भरोसा सा है और संघर्ष करके आए हैं। नया रास्ता है, नई उम्मीदें हैं, मंजिल नहीं है। एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। चिराग पासवान पर यह शेर बहुत मुफीद बैठता है। आप आए, आपने समय दिया, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।